नमस्ते छात्रों। आज के पाठ में हम एनसीईआरटी अनुच्छेद 1.3 और एनसीईआरटी अभ्यास 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके वास्तविक संख्याएं अध्याय से लिए गए। तो आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में? देखिए, सबसे पहले हम अनुभाग 1.3 अपरिमेय संख्याओं का पुनरावलोकन इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी अभ्यास 1.2 जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 3 तक हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं अनुभाग 1.3 अपरिमेय संख्याओं का पुनरावलोकन। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं हमने पिछली कक्षा में भी देखा था कि अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। जहां पर p और q कैसी संख्याएं होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है, और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो सारी संख्याएं जिनको आप p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो आपकी कैसी होगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। यहाँ पर p और q कैसी संख्याएं होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है, और q आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई, 0.1011101110। ये सब कैसी संख्याएं है? ये सब आपकी अपरिमेय संख्याएं है। अब देखिए, अगर हम अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करें, तो किस तरह की आपकी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है। अब अनवसानी और अनावर्ती से क्या मतलब है? देखिए, अपरिमेय संख्याएं का जो दशमलव प्रसार है वो अनंत तक चलता रहता है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण में एक संख्या लिखी थी 0.101110। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दशमलव के बाद जो संख्याएं है वो अनंत तक चलती जा रही है, ये खत्म ही नहीं हो रही है। और ना ही यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि दशमलव के बाद जो संख्याएं है उसमें कोई दोहराव दिखाई नहीं देगा आपको। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? अनवसानी, यानी कि दशमलव के बाद की संख्याएं अनंत तक चलती रहती है। अनावर्ती यानी कि इसमें जो संख्याओं में दोहराव आपको दिखाई नहीं देता दशमलव के बाद। किन संख्याओं में? अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में आपको ना तो ऐसा दिखाई देगा कि आपके पास संख्याएं है वो अनंत तक चलती है दशमलव के बाद, और आपको दोहराव दिखाई नहीं देगा संख्याओं में। तो उन संख्याओं को हम कैसी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होता है। अब अभी हमने ये देखा कि वर्गमूल 2 आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम सिद्ध करेंगे कि किस तरीके से वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हमें एक प्रमेय की आवश्यकता होगी। उस प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। और इस प्रमेय की उपपत्ति अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। देखिए, प्रमेय देखते हैं 1.2। तो प्रमेय क्या कहता है कि मान लीजिए कि p आपके पास कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो संख्याएं जिनके दो या दो से जिनको सिर्फ एक विभाजित करता है और दूसरा वो संख्या स्वयं विभाजित करती है, वो आपकी कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब हमने मान लिया कि p कोई अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p आपका a को भी विभाजित करेगा, जहां पर a कैसा होगी? a आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। धनात्मक यानी कि a आपकी 0 से बड़ी संख्या होगी, और कैसी संख्या होगी? ये पूर्णांक होगी। इतना समझ आया सभी को? अब जो प्रमेय 1.2 है, अब इसको वापस एक बार देखिए, समझेंगे। p आपकी अभाज्य संख्या, क्या दिया गया है यहाँ पर कि p आपका a
के घात 2 को विभाजित कर रहा है। अगर p अभाज्य संख्या और कोई अभाज्य संख्या किसी दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या की घात 2 को विभाजित करती है, तो वो अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक संख्या को भी विभाजित करेगी। ये आपका प्रमेय है 1.2। इसका हम प्रमाण देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि a हमने माना कि कोई अभाज्य गुणनखंड है। a कैसी है? अभाज्य गुणनखंड है। a का हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किया। तो अगर a का अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो हम मान सकते हैं कि a आपका कुछ p1, p2 और इसी तरह से pn इस संख्या के बराबर है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में व्यक्त करते हैं। तो वही अगर a का अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो a को हम व्यक्त कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। तो a को हमने मान लिया p1, p2 और इसी तरह से pn, जहां पर p1, p2, pn ये सब कैसी संख्याएं है? अभाज्य संख्याएं है। ये आपकी कैसी है? ये अभाज्य संख्याएं है। अब यहां से ये बात ध्यान रखने की आपके लिए कि ये जो अभाज्य संख्याएं है आपकी p1, p2, pn, ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी अलग अलग हो। ये संख्याएं आपकी एक समान भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर p1 और p2 बराबर हो सकता है यहाँ p2, pn बराबर हो। अब अगर a आपका p1, p2, pn के बराबर है तो a की घात 2 को आप क्या लिख सकते हैं? a की घात 2 को हम लिख सकते हैं p1, p2, pn इसका गुणा किसके साथ? फिर से p1, p2, pn के साथ। अब p1 कितनी बार आपके पास आ रहा है यहाँ पर? 2 बार। तो a की घात 2 किसके बराबर हो जाएगा? p1 की घात 2 गुणा p2 की घात 2 और इस तरीके से pn की घात 2। अब ये देखते हुए कि जो p है हमारा वो किसको विभाजित कर रहा है? a स्क्वायर, a की घात 2 को विभाजित कर रहा है। ये हमें दिया गया। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय द्वारा हम क्या बोल सकते हैं? अगर p हमारा, p कैसी है? अभाज्य संख्या, वो a की घात 2 को विभाजित कर रही है। यानी कि अब क्योंकि हमने a की घात 2 को लिखा है अभाज्य गुणनखंड, a की घात 2 का अभाज्य गुणनखंड लिखा है। इस अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से अभाज्य संख्याएं है? p1, p2, pn। तो और p हमारा a की घात 2 को विभाजित कर रहा है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा हम बोल सकते हैं कि p जो अभाज्य संख्या है वो इन्हीं में से कोई अभाज्य संख्या होगी, p1, p2, pn में से। ठीक है, तो p को a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में से एक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि p को p1, p2, pn में से किसी एक अभाज्य गुणनखंड के बराबर होना पड़ेगा। अब देखिए, अब a की घात 2 का अभाज्य गुणनखंड केवल a के अभाज्य गुणनखंड के वर्ग शामिल है। यानी कि a की घात 2 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया उसमें a के ही अभाज्य गुणनखंडों का वर्ग था। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? यानी p1, p2, pn ये सब 2 बार हमारे पास दिखाई दे रहे हैं a की घात 2 में। इनका गुणनखंड हमें 2 बार दिखाई दे रहा है। तो यहां से अब हमारा जो अंकगणित का मौलिक प्रमेय है उसके अद्वितीयता भाग के द्वारा हम क्या बोल सकते हैं कि जो p आपके पास अभाज्य संख्या है उसको p1, p2, pn में से ही एक होना चाहिए। अगर p हमारा p1, p2, pn में से ही एक है और a हमारा किसके बराबर था? p1, p2, pn के गुणनफल के बराबर था। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि p जो है क्योंकि a के गुणनखंड में से अभाज्य गुणनखंडों में से ही एक होगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि p हमारा p1, p2, pn में से ही कोई एक है और a हमारा क्या है? p1, p2, pn का गुणनफल। तो p हमारा p1, p2, pn में से कोई एक है तो p भी क्या होगा हमारा? a के ही गुणनखंड में से कोई एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अगर ऐसा है तो a हमारा p1, p2, pn के बराबर है और p हमारा किसको विभाजित कर रहा है? a को विभाजित करेगा यहाँ से। क्यों?
क्योंकि p हमारा p1, p2, pn में से ही कोई एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर हमारा p हम मान लेते हैं p1 के बराबर है, अब p1 तो विभाजित कर रहा है a को, और ये p1 p के अगर बराबर है तो p भी किसको विभाजित करेगा? a को विभाजित करेगा। तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि p है वो विभाजित करेगा a को। अगर हमारे पास क्या था, p है, अगर वो a की घात 2 को विभाजित कर रहा है तो वो a को भी विभाजित करेगा। जब p हमारे पास अभाज्य संख्या है और a क्या है? a हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया ये कि p अगर a की घात 2 को विभाजित करेगा तो हमारा p a को भी विभाजित करेगा। अगला प्रमेय है 1.3। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम ये मानेंगे कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या। अगर वर्गमूल 2 आपके पास परिमेय संख्या है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वर्गमूल 2 हमारा p/q के बराबर होगा। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिनको आप p/q के रूप में व्यक्त कर सके। तो अगर मेरे पास वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। अगर हम वर्गमूल 2 को p/q के रूप में व्यक्त कर पाए, जहां पर p और q कैसी संख्याएं होंगी? अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होंगी, सह अभाज्य पूर्णांक होंगी। सह अभाज्य पूर्णांक से क्या मतलब है कि p और q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। और जहां q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहां से हमने क्या दिखाया? यहां से हमने क्या बताया कि अगर हमारे पास वर्गमूल तो परिमेय संख्या है और हमें पता है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर p और q कैसी संख्याएं होंगी? सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होंगी, यानी कि p और q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें नहीं मिलेगा और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो रूट वर्गमूल 2 बराबर है p/q। इसको हम क्या लिख सकते हैं? p बराबर वर्गमूल 2 गुणा q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हमें क्या मिलेगा? 2 गुणा q की घात 2 बराबर p की घात 2। ये हमें यहां से मिलेगा। अब इसका अर्थ क्या है कि 2 हमारा p की घात 2 को विभाजित करते हैं, क्योंकि p की घात 2 को हम 2 के गुणनफल में लिख पा रहे हैं, तो 2 किसको विभाजित करेगा? p की घात 2 को विभाजित करेगा। अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा है 1.2 प्रमेय, जिसमें हमने क्या दिखाया था कि अगर हमारे पास कोई भी अभाज्य संख्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के घात को विभाजित करती है तो वो अभाज्य संख्या उस धनात्मक संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी कि 2 हमारा p को भी विभाजित करेगा। अगर 2 p को विभाजित करेगा तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि किसी पूर्णांक संख्या k के लिए p हमारा 2 गुणा k के बराबर होगा। इतना समझ आया सभी को? p को हमने किसके बराबर दिखा दिया? 2 गुणा k। अब p हमारा 2 गुणा k के बराबर है। हमारे पास एक समीकरण था 2 गुणा q की घात 2 बराबर p की घात 2। अब इसमें हम प्रतिस्थापित करेंगे p बराबर 2 गुणा k को। जैसे ही आप यहाँ इस p के मान को 2 गुणा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर इसमें प्रतिस्थापित करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 गुणा q स्क्वायर q की घात 2 बराबर 2 गुणा k उस पूरे की घात 2। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा q की घात 2 बराबर 4 गुणा k की घात 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सरल होके क्या मिलेगा? q की घात 2 बराबर 2 गुणा k की घात 2। इतना हमें मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ से जब q की घात 2 बराबर है 2 गुणा k की घात 2, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 हमारा विभाजित कर रहा है किसे? q की घात 2 को। फिर से प्रमेय 1.2 का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या की घात 2 को विभाजित कर दिया तो वो अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। यानी कि आपके पास 2
Q को भी विभाजित करेगा। अगर 2 Q को विभाजित करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 है हमारा वो P और Q दोनों का क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा P को भी विभाजित कर रहे हैं और Q को भी विभाजित कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई संख्या P और Q दोनों को विभाजित कर रही है यानी कि वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया दोनों संख्याओं का। तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया हमें 2। तो हमने तो क्या देखा था कि P और Q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो ये जो हमारी प्रारंभिक धारणा हमने ली थी उसका वो हमारी गलत हो गई यहाँ पर, यानी कि P और Q हमारे पास यहाँ से क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड नहीं आ पा रहे हैं अगर 2 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है P और Q का। तो इसका मतलब कि जो हमने धारणा मानी थी कि हमारे पास वर्गमूल 2 परिमेय संख्या वो सत्य नहीं है, वो असत्य होनी चाहिए, वो गलत होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास वर्गमूल 2 अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 2 हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 5। देखिए क्या सिद्ध करना है हमें यहाँ पर कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे हमने वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या दिखाया वैसे ही हम वर्गमूल 3 को भी दिखा सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या। कैसे दिखाएंगे, देखिए वही विपरीत मान लेते हैं कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है तो हमारे पास 2 पूर्णांक मिलेंगे a और b, जब b हमारा 0 के बराबर नहीं है और वर्गमूल 3 हमारा बराबर होगा a बटे b। और a और b कैसी संख्याएं होंगी, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं होंगी, यानी कि इन दोनों का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि वर्गमूल 3 बराबर है a बटे b, तो हम लिख सकते हैं b गुणा वर्गमूल 3 बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणा b की घात 2 बराबर a की घात 2। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि a की घात 2 3 से विभाज्य है, और अगर हमारे पास कोई भी अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक संख्या की घात 2 को विभाजित करती है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या उस पूर्णांक संख्या को भी विभाजित करेगी। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार a हमारा 3 से विभाज्य होगा। तो हम a को लिख सकते हैं 3 गुणा c, जहां पर c कोई भी पूर्णांक संख्या। अब देखिए a का मान प्रतिस्थापित करने पे किसमें 3 गुणा b की घात 2 बराबर 9 गुणा c की घात 2, इधर हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। किसका मान, a का मान। a का मान कितना था, 3 गुणा c, वही हमने प्रतिस्थापित किया तो हमें क्या मिला, 3 गुणा b स्क्वायर बराबर 9 गुणा c की घात 2, यानी कि b की घात 2 बराबर किसके मिल रहा है, 3 गुणा c की घात 2। अब यहां से देखिए, यहां से हम देख सकते हैं कि 3 है वो विभाजित कर रहा है b की घात 2 को, यानी कि b की घात 2 3 से विभाज्य है। तो प्रमेय 1.2 का फिर से उपयोग करके हम क्या बोल सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, b भी 3 से विभाज्य होगा। अब हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि a भी 3 से विभाज्य है, b भी 3 से विभाज्य है। अगर a और b दोनों ही 3 से विभाज्य है तो यानी कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिलेगा जो कि क्या होगा, 3 होगा। लेकिन हमने क्या माना था कि a और b का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारा जो हमने माना था वो गलत हो गया कि कोई भी a और b का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिया था कि a और b सहअभाज्य गुणनखंड है। अब अगर दो संख्याओं का एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है जो कि यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो a और b सहअभाज्य गुणनखंड नहीं रह जाएंगे। तो इसका मतलब कि जो हमने माना था वो सही नहीं था। क्या माना था हमने माना था कि वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है, ये हमारा गलत होगा। तो सही क्या होगा कि वर्गमूल 3 आपकी अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या का वर्गमूल देके
कि सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सिद्ध करोगे। देखिए आगे है, कक्षा 9 में हमने उल्लेख किया था कि क्या उल्लेख किया था कि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योग या फिर अंतर परिमेय होता है। या पहले ही पढ़ चुके हो, तो क्या पढ़ा था हमने पहले ही कि जब भी आपके पास कोई परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, उनका आपने योग किया या फिर उनका अंतर लिया, तो आपके पास जो संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी? अपरिमेय संख्या होगी। उसके अलावा अगर किसी शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हम करते हैं और या फिर भागफल करते हैं, तो जो संख्या हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी? फिर से अपरिमेय संख्या मिलेगी। शून्येतर यानी वो संख्या आपकी शून्य के बराबर नहीं है। तो ऐसी अपरिमेय संख्या को जब हमने ऐसी शून्येतर परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 आपके एनसीईआरटी का है। देखिए इसमें हमें ये दर्शाना है कि 5 घटा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे दिखाएंगे हम ये? देखिए इसका विपरीत मान लेते हैं कि 5 घटा वर्गमूल 3 परिमेय संख्या। अगर ऐसा है तो सह अभाज्य संख्याएं आपको मिलेगी ए और बी। किस तरीके से? कि 5 घटा वर्गमूल 3 आपको बराबर दिखाई देगा ए बटे बी के बराबर दिखाई देगा, जहां पर ए और बी कैसी संख्याएं होंगी? सह अभाज्य पूर्णांक संख्या। सह अभाज्य पूर्णांक संख्या यानी उन संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है कि 5 घटा वर्गमूल 3 ए बटे बी के बराबर आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 घटा ए बटे बी बराबर वर्गमूल 3। अब इस समीकरण को फिर से व्यवस्थित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वर्गमूल 3 बराबर 5 घटा ए बटे बी। 5 घटा ए बटे बी को आप लिख सकते हो 5 गुणा बी घटा ए बटे बी। अब क्योंकि ए और बी पूर्णांक संख्या है, तो इधर से हमें क्या मिलेगा कि 5 घटा ए बटे बी कैसी संख्या होगी आपके पास? ए और बी पूर्णांक संख्या है, तो 5 घटा ए बटे बी परिमेय संख्या होगी। अभी अभी हमने देखा कि 5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ए बटे बी परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो 5 घटा ए बटे बी परिमेय संख्या होगी। अब अगर 5 घटा ए बटे बी परिमेय संख्या है और ये बराबर है वर्गमूल 3 के, तो वर्गमूल 3 को भी किसके कैसी संख्या होना पड़ेगा? परिमेय संख्या होना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी हमने सिद्ध किया था कि वर्गमूल 3 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये हमारा जो तथ्य है ये इसका खंडन कर रहा है क्या? कि वर्गमूल 3 हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि जो हमने माना था विपरीत में कि 5 घटा वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था। तो यानी कि सही क्या होगा फिर? अगर 5 घटा वर्गमूल 3 परिमेय संख्या नहीं है, तो 5 घटा वर्गमूल 3 कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें सिद्ध करना था। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 7। इसमें हमें क्या करना है? दर्शाना है कि 3 गुणा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे दर्शाएंगे? देखिए मान लीजिए कि 3 गुणा वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, वही विपरीत मान लिया हमने। विपरीत मानने के बाद अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बटे बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां बी आपका शून्य के बराबर नहीं होगा और ए और बी तह अभाज्य पूर्णांक संख्या है आपके पास। अब पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्गमूल 2 बराबर ए बटे 3 गुणा बी। अब यहां से क्योंकि ए और बी पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या है, तो ए बटे 3 गुणा बी ये कैसी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। अब आपके पास ए बटे 3 गुणा बी परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है, ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 गुणा वर्गमूल 2 कैसी होगी? हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। जो हमने माना था कि 3 गुणा वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, वो गलत है, क्योंकि इसको मानने पे हमें क्या मिल रहा है कि वर्गमूल 2 को परिमेय होना चाहिए, लेकिन वर्गमूल 2 तो परिमेय हो ही नहीं सकता। यानी जो हमने माना था वो गलत माना था। 3 गुणा वर्गमूल 2 कैसी होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी अभ्यास 1.2। तो अभ्यास करेंगे हम। प्रश्न संख्या 1 है, सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 आपकी अपरिमेय संख्या। कैसे दिखाएंगे? देखिए, फिर से विपरीत मान के चलेंगे। मान लीजिए कि वर्गमूल 5 आपकी परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है तो हम इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b आपकी कैसी होगी? सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं होंगी और b आपका शून्य के बराबर नहीं होगा। सहअभाज्य पूर्णांक संख्याओं का आपको पता चल गया होगा अब तक, वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है। आप देखिए, अगर वर्गमूल 5 a बटे b के बराबर है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे आपको मिलेगा वर्गमूल 5 का घात 2 बराबर a बटे b की घात 2। इसको हम लिख सकते हैं 5 बराबर a की घात 2 बटे b की घात 2। अब देखिए, अब इसको थोड़ा पुनर्व्यवस्थित करेंगे समीकरण को, तो क्या मिलेगा? a की घात 2 बराबर 5 गुणा b की घात 2। इसको हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब ये समीकरण क्या दर्शाता है कि a की घात 2 5 का गुणज है, यानी कि जो 5 है वो a की घात 2 को विभाजित करेगा। अगर आपके पास a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो आपने प्रमेय पढ़ा है 1.2 प्रमेय हमने पढ़ा है अभी, तो उसके अनुसार a हमारा 5 से भी विभाज्य होगा, a भी हमारा 5 से विभाज्य होगा। अब a अगर 5 से विभाज्य है तो हम क्या कह सकते हैं कि a को किसी पूर्णांक c के लिए 5 गुणा c के रूप में लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यानी a बराबर हो जाएगा 5 गुणा c। अब ये जो हमारे पास a का मान मिला है, a बराबर 5 गुणा c, इसको हम समीकरण एक जो हमें मिला था a की घात 2 बराबर 5 गुणा b की घात 2, इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 गुणा c पूरे की घात 2 बराबर 5 गुणा b की घात 2। इसको और सरल तरीके से लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 25 गुणा c की घात 2 बराबर 5 गुणा b की घात 2। अब दोनों पक्षों को 5 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 गुणा c की घात 2 बराबर b की घात 2। अब यहाँ पर ये समीकरण क्या दिखा रहा है कि b की घात 2 हमारा 5 का गुणज है, यानी कि b की घात 2 5 से विभाज्य है। अब अगर b की घात 2 5 से विभाज्य तो प्रमेय 1.2 के अनुसार b भी हमारा 5 से विभाज्य होगा। अब हमने पाया कि a और b दोनों ही 5 से विभाज्य है, यानी कि जो 5 है हमारा वो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लेकिन हमने क्या माना था? हमारे पास जो हमने माना था उसके अनुसार एक के अलावा a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, लेकिन हमें तो 5 मिल गया। इसका मतलब जो हमने माना था वो धारणा गलत होनी चाहिए, यानी कि क्या माना था हमने कि वर्गमूल 5 हमारी परिमेय संख्या, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पे हमारे पास जो आ रहा है कि a और b हमारे पास सहभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहे, यानी कि हमारे पास विरोधाभास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल 5 को कैसी संख्या होना पड़ेगा? अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें हमें सिद्ध करना है कि 3 जमा 2 गुणा वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या। देखिए कैसे करेंगे। फिर से विरोधाभास की विधि से इसे सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं 3 जमा 2 गुणा वर्गमूल 5 आपके पास परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं होंगी और b आपका शून्य के बराबर नहीं होगा। हमने इसको लिखा 3 जमा 2 गुणा वर्गमूल 5 बराबर a बटे b। अब वर्गमूल 5 को अलग करेंगे तो उसके लिए समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। क्या मिलेगा आपको? 2 गुणा वर्गमूल 5 बराबर a बटे b घटा 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा वर्गमूल 5 बराबर a घटा 3 गुणा b बटे b। दोनों पक्षों को 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? वर्गमूल 5 बराबर a घटा 3 गुणा b बटे
2 गुणा b। अब यहां से देखिए a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, और हम जानते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं का घटा पूर्णांक संख्या होता है, और किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या से आप जब गुणनफल करते हो तो आपके पास फिर से क्या आती है, पूर्णांक संख्या ही आती है। और b हमारा शून्य के बराबर नहीं है, तो 2 गुणा b भी शून्य के बराबर नहीं होगा, यानी कि शून्येतर पूर्णांक होगा। अब अगर आप किसी शून्येतर पूर्णांक संख्या को भाग दे रहे हैं किसी पूर्णांक संख्या से, तो पूर्णांक को किसी शून्येतर पूर्णांक से विभाजित करने पे हमें जो संख्या मिलेगी वो कैसी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। तो 1 घटा 3 गुणा b बटे 2 गुणा b कैसी संख्या होगी, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या होगी। अब आपके पास अगर 1 घटा 3 गुणा b बटे 2 गुणा b ये कैसी है, परिमेय संख्या, और ये किसके बराबर है, वर्गमूल 5 के बराबर है। तो वर्गमूल 5 को भी क्या होना पड़ेगा, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमने तो अभी अभी ये सिद्ध किया कि वर्गमूल 5 तो अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। तो हमारी जो धारणा थी कि 3 जमा 2 गुणा वर्गमूल 5 परिमेय संख्या, ये गलत है। तो सही क्या होगा हमारे पास, सही ये होगा कि 3 जमा 2 गुणा वर्गमूल 5 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित आपके पास जो संख्याएं है वो अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहली संख्या है 1 बटे वर्गमूल 2। अब इसको विरोधाभास विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। विरोधाभास के लिए मान लेते हैं 1 बटे वर्गमूल 2 परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहभाज्य संख्याएं होंगी, b आपका शून्य के बराबर नहीं होगा। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यानी 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर a बटे b। तो दोनों पक्षों का आप जब व्युत्क्रम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वर्गमूल 2 बराबर b बटे a, क्योंकि a और b पूर्णांक संख्या है और a आपका शून्य के बराबर नहीं है। तो जो आपके पास व्यंजक मिल रहा है b बटे a, ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब b बटे a किसके बराबर है, वर्गमूल 2। b बटे a कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो वर्गमूल 2 भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, वर्गमूल 2। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था कि 1 बटे वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, ये गलत है, क्योंकि ऐसा मानने पे हम गलत निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि वर्गमूल 2 हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि असत्य है। इसका मतलब है कि आपके पास 1 बटे वर्गमूल 2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कैसी संख्या होगी, 1 बटे वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या होगी। अगला है आपके पास संख्या 7 गुणा वर्गमूल 5। इसको हमें दिखाना है कि अपरिमेय संख्या। कैसे दिखाएंगे, वही विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या, यानी कि इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्या पूर्णांक संख्याएं होंगी और b आपका शून्य के बराबर नहीं होगा। तो 7 गुणा वर्गमूल 5 को हमने लिखा a बटे b के बराबर। अब इस समीकरण में से वर्गमूल 5 को अलग करने के लिए हमने क्या किया, पुनर्व्यवस्थित किया। तो क्या मिलेगा आपको, वर्गमूल 5 बराबर a बटे 7 गुणा b। अब यहाँ पर a और b पूर्णांक संख्या है, b आपका शून्य के बराबर नहीं है, तो और 7 गुणा b आपका शून्येतर पूर्णांक संख्या होगी। तो a बटे 7 गुणा b, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास परिमेय संख्या होगी। और a बटे 7 गुणा b वर्गमूल 5 के बराबर है, तो वर्गमूल 5 को भी कैसी संख्या होना पड़ेगा, परिमेय संख्या होना पड़ेगा। तो लेकिन हमें पता है कि वर्गमूल 5 तो अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि जो हमने माना था 7 गुणा वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है, वो हमारे पास गलत होगा, क्योंकि ऐसा मानने पे हम गलत निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं कि वर्गमूल 5 आपकी परिमेय संख्या, जो कि सत्य नहीं है। यानी कि
हमारी जो प्रारंभिक धारणा थी वो गलत होनी चाहिए, यानी कि 7 गुणा वर्गमूल 5 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं 6 जमा वर्गमूल 2, इसे हमें दिखाने की अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए फिर से हम विरोधाभास की विधि से इसे सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं कि 6 जमा वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, यानी कि 6 जमा वर्गमूल 2 को आप a बटे b के रूप में लिख सकते हो, जहाँ b आपका 0 के बराबर नहीं होगा और a और b सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6 जमा वर्गमूल 2 बराबर a बटे b। वर्गमूल 2 को अलग करेंगे, क्या मिलेगा, वर्गमूल 2 बराबर a बटे b घटा 6, जिसको हम लिख सकते हैं a घटा 6 गुणा b बटे b। अब a और b पूर्णांक संख्या है, तो a घटा 6 गुणा b ये भी पूर्णांक संख्या होगी और b हमारा शून्येतर पूर्णांक है। तो यहां से जो मिलेगा हमें a घटा 6 गुणा b बटे b, ये कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ये ऊपर भी कैसी है, पूर्णांक संख्या, और नीचे कैसी है, शून्येतर पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो a घटा 6 गुणा b बटे b परिमेय संख्या होगी, और आपके पास a घटा 6 गुणा b बटे b ये आपके पास किसके बराबर है, वर्गमूल 2 के बराबर है, यानी कि वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या होना पड़ेगा, जो कि हमारे पास सत्य नहीं है। वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब जो हमने पहले माना था कि 6 जमा वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, ये गलत है, क्योंकि यहाँ से हम गलत निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या हो, जो कि सही नहीं है। यानी कि हमारे पास प्रारंभिक धारणा असत्य होनी चाहिए, तो 6 जमा वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था आपका वास्तविक संख्याएं का अध्याय। अगले व्याख्यान में हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।